नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजस्थान यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। कांटे की टक्कर में निर्मल चौधरी ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI से बागी उम्मीदवार और मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल को हरा दिया। लेकिन पिछले 19 साल के छात्र संघ चुनाव के ट्रेंड पर नजर डालें तो राज्य में जिस पार्टी की सरकार रही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में उस पार्टी से जुड़े संगठन का अध्यक्ष कभी नहीं जीत पाया। 5 साल बंद रहने के बाद 2010 में वापस छात्र संघ चुनाव शुरू हुए। 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हुए। 2003 से 2019 तक 12 छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जिनमें 4 ABVP, 3 NSUI और 5 बार निर्दलीय अध्यक्ष बने हैं। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार रही तो ABVP नहीं जीत पाई और जब कांग्रेस की सरकार रही तो NSUI की हार हुई। सांप मौत का दूसरा नाम। बेशक हर सांप जहरीला नहीं होता, लेकिन सांप देखते ही देह में सिरहन दौड़ जाती है, जुबान हलक में अटक जाती है। बहरहाल क्या हो जब मतगणना केंद्र के बाहर सांप नजर आ जाए। कोटा में ऐसा ही हुआ। धामिन यानी रेड स्नेक से लोगों में हड़कंप मच गया और इसकी वजह भी थी। ये सांप 5 फीट लंबा था। गवर्नमेंट कॉलेज के मतगणना के केंद्र के बाहर पुलिस कर्मियों के पीछे सांप बैठा था। पुलिस के कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। तुरंत स्नैक कैचर को इत्तला दी गई, जिसके बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। हिलती डुलती तस्वीरें हैरान करती हैं, देखने वाले में सच जानने की जिज्ञासा पैदा करती है। मामला दौसा का है। तस्वीरों में गीजगढ़ अस्पताल के डॉक्टर संजय सैनी के साथ अभद्रता और धमकाने की बात सुनी जा सकती है। इस संबंध में जब एक वीडियो वायरल हुआ तो सिकराय के ब्लॉक CMHO ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और गीजगढ़ अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर संजय सैनी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। ब्लॉक CMHO ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाली दवाओं को ही मरीज की पर्ची पर लिखते हैं, लेकिन बाहर मेडिकल शॉप्स वाले डॉक्टर पर बाहर की दवाएं लिखने का दबाव बनाते हैं। तस्वीरें बता रही हैं हादसा कितना भयानक रहा होगा। तस्वीरें दौसा की हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर शुक्रवार रात को भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा तब हुआ जब सड़क किनारे खड़ी एक बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दिया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं बस में सवार 20 मुसाफिर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात एक बस जयपुर से भरतपुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कालाखो के नजदीक बस चालक ने सवारियों को वॉशरूम यूज करने के लिए बस को सड़क पर ही रोक दिया था। तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने बस को टक्कर मार दिया। इस हादसे में बस और ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं ट्रक का कैबिन वाला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें ट्रक चालक फंस गया, जिसे आसपास के लोगों और पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। इसके बाद अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर हादसे के बाद करीब 4 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने क्रेन बुलाकर दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से दूर हटवाया और यातायात बहाल करवाया। दानापुर में बिहार के एक भ्रष्ट इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। निगरानी ब्यूरो की टीम आज सुबह ही ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी में जुटी है। शुरुआती छापेमारी में ही करीब 5 करोड़ नकद मिले हैं। वहीं दानापुर के आवास से लगभग 1 करोड़ कैश और लाखों के गहने और जमीन के कागजात भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी का नेतृत्व कर रहे निगरानी DSP सुजीत सागर ने बताया कि दानापुर के बसंत विहार में कार्यपालक अभियंता संजय कुमार राय के घर पर निगरानी टीम की छापेमारी की जा रही है। अब किशनगंज के ठिकानों पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो पता चला कि ये भ्रष्ट इंजीनियर अपने जूनियर इंजीनियर और कैशियर के यहाँ रिश्वत का पैसा रखता था। इसके बाद जांच टीम ने इन लोगों के यहाँ भी दबिश रखी।
किशनगंज से करीब 4 करोड़ से अधिक रुपए बरामद हो चुके हैं। बारां जिले के अंता में काली सिंध नदी में आए उफान से 2017 में चालू हुआ नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना का 57 करोड़ का प्रोजेक्ट तहस नहस हो गया। ऐसे में कस्बे सहित 42 गांव के लोगों के सामने पेयजल का संकट मंडराने लगा है। पूरा फिल्टर प्लांट काली सिंध नदी के पानी से बर्बाद हो चुका है, जिसके चलते प्लांट की मशीनों में भी पानी घुस चुका है। इसके चलते क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह चरमरा गई। नागदा बलदेवपुरा प्लांट काली सिंध नदी के नजदीक बना होने के कारण ये पानी से जलमग्न हो गया था, जिससे पानी को फिल्टर करने के उपकरण सहित कई दूसरे सामान क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि काली सिंध नदी का पानी तो उतर गया, परंतु बर्बादी की तस्वीरें पीछे छोड़ गया। अब इस प्लांट को वापस सुचारू करने में कई महीने लग सकते हैं। ऐसे में 42 गाँव के लोगों की प्यास बुझाने के लिए फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था तलाशनी होगी। इसको लगभग 4-5 साल हो गए, लेकिन आज जो अभी हाल ही में जो फ्लड आया है क्षेत्र में, वो 50 साल का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। जब इस योजना को बनाया था तब ऐसा कोई अनुमान नहीं था कि इस जगह पानी आ जाएगा, लेकिन जो फ्लड आया इसने पूरी नागदा बलदेवपुर परियोजना को तहस नहस करके रख दिया है। घने जंगल में भटकने वाला खतरनाक हाथी अचानक मुकंद बेड़ा की चमचमाती सड़क पर दौड़ने लगा तो ग्रामीणों की सांसें अटक गई। पर झुंड से बिछड़े हाथी के कदम थमे नहीं। वो मतवाली चाल में घाटोडार से मुकंद बेड़ा तक घूमता रहा। अपने झुंड तक पहुंचने की फिराक में कभी सुनसान सड़क पर दौड़ता रहा तो कभी किसी मोड़ से गुजरता रहा। रात के अंधेरे में गजराज की मटर गश्ती की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल जंगली हाथियों का झुंड पिछले कुछ दिनों से रामगढ़ के गांव-गांव में लगातार उत्पात मचा रहा है। कभी भारी भरकम पांव से हरी भरी फसलों को रौंद रहा है तो कभी गली मोहल्ले में उत्पात मचा रहा है। हाथी की तबाही के शिकार ग्रामीण हाथियों को गांव से दूर खदेड़ने की गुजारिश कर रहे हैं। वन विभाग से मदद की गुहार लगा रहे हैं, पर ना कोई मदद मिल पा रही है और ना ही जंगली हाथियों के उत्पात से ही मुक्ति मिल रही है। जबकि झुंड से बिछड़ा ये हाथी एक गली से दूसरी गली और एक सड़क से दूसरी सड़क पर हुड़दंग मचा रहा है। अपने समूह से दूर ये हाथी और ज्यादा खतरनाक हो गया है और बार बार रामगढ़ की गली मोहल्ले में तबाही मचाता हुआ घूम रहा है। तो गजराज से आतंकित ग्रामीण घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हैं। पर जब तक ये हाथी वापस जंगल नहीं लौटेगा तब तक तबाही और बर्बादी का सिलसिला नहीं थमेगा। उत्तराखंड की कॉर्बेट प्रशासन ने अब मधुमक्खियों से जंगली हाथियों की आबादी से दूर रखने की योजना बनाई है। मधुमक्खियों की भिनभिनाहट हाथियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसका फायदा जंगल से लगी इंसानी आबादी को पहुंचाए जाने की योजना है। इसके तहत इन गांवों में मधुमक्खी पालन से जहां शहद की मिठास घुलेगी, वहीं जंगली हाथी भी गांव से दूरी बनाकर रखेंगे। देखिए, हमारे जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, जहां पर हाथियों का आवागमन बना रहता है और मानव वन्यजीव संघर्ष की दृष्टि से वो क्षेत्र जो संवेदनशील हैं, वहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं, जिसमें बायोफेंसिंग का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। इसमें बी हाइव फेंसिंग के माध्यम से हाथियों को रोकने का इसमें प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ जो EDCs हैं उनको इस एक्टिविटी से हम जोड़ेंगे, एपीयरी से और एपीकल्चर से, और इसके माध्यम से एक अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन उनके लिए हो पाएगा। जंगल में राजा सैर पर निकले और जमाने को भनक तक नहीं लगी। ऐसा भला कैसे हो सकता है? इसीलिए सैर पर निकले टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है, खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का बताया जा रहा है। वनराज की चहलकदमी का वीडियो न सिर्फ वन्यजीवी प्रेमियों बल्कि आम आदमी को भी रोमांचित कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि बाघ बुरहानपुर के जंगल में सैर कर रहा है। बुरहानपुर वन विभाग के अफसर इस वीडियो की जांच में लगे हुए हैं कि वाकई ये वीडियो बुरहानपुर के जंगल का है या फिर कहीं और का।
जांच का चाहे जो नतीजा निकले, लेकिन लोग इस वीडियो का खूब आनंद ले रहे हैं। वैसे न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मध्य प्रदेश के जंगलों से इन दिनों इस तरह की वीडियो लगातार सामने आ रही हैं। एक दूसरे को पत्थर मारने का खेल रोमांचित करता है ना? लेकिन ये उतना ही खतरनाक भी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हर साल परंपरा के नाम पर यह अनोखा खेल खेला जाता है। हर साल की तरह इस साल भी छिंदवाड़ा के पठोराना में ऐतिहासिक गोटमार मेले का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा जिले के पठोराना तहसील अपने इस विशेष खेल के चलते देश भर में अलग पहचान रखती है, जिसे गोटमार के नाम से जाना जाता है। मेले के दौरान शांति बनी रहे, इसके लिए प्रशासन ने अच्छी खासी व्यवस्था कर रखी थी, ताकि किसी भी तरह के अव्यवस्था की स्थिति ना बन पाए। तहसील में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। इसमें 2 गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं, जिसमें हर साल कई लोग घायल होते हैं। खिलाड़ियों के उपचार के लिए पांठुराना और सावर गांव दोनों और मेडिकल कैंप लगाए गए थे, जहां घायल खिलाड़ियों का इलाज होता रहा। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगा भारत का पहला गांव काहो में भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और मॉडल गांव तैयार करने के लिए काम कर रही है। ये तस्वीरें उसी कवायद का हिस्सा हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भारत की तरफ से ये आखिरी गांव है और चीन की तरफ से पहला। वैसे तो इधर 116 लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर चले गए हैं, इसलिए ये संख्या थोड़ी कम हो गई है। यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, होने को होम स्टे भी है, लेकिन थोड़ा महंगा है। सड़क अच्छी न होने की वजह से सामान लाने में दिक्कत नहीं होती। स्थानीय निवासी कहते हैं कि हम 16 घरों में 79 लोग रहते हैं, जिससे काफी मदद मिली है। हमारे भारतीय सेना से भी अच्छे रिश्ते हैं। 1962 में वो नहीं होते तो शायद लोग यहाँ नहीं होते। भारतीय फौज स्थानीय लोगों को मेडिकल जैसी बुनियादी चीजें मुहैया कर रही है, लेकिन ये लोग सरकार से मोबाइल नेटवर्क के बारे में सोचने की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर में मनाए जा रहे मारबत उत्सव की है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। नागपुर में लगभग 125 वर्षों से मारबत उत्सव मनाया जाता है। काली पीली मारबत और बड़गया के प्रतीकात्मक पुतलों की यात्रा निकालकर दहन किया जाता है। कोरोना के चलते 2 वर्षों तक यह परंपरा खंडित रही। नतीजन इस वर्ष मारबत यानी प्रतिमा को लेकर नागपुर वासियों में खासा उत्साह नजर आया। पीली मारबत के निर्माण की शुरुआत 1985 में की गई थी। इसे बनाने का उद्देश्य उस शहर में फैल रही बीमारियों से मुक्ति पाना था। उस समय शहर में बीमारियों का दौर चल पड़ा था। तब लोगों में एक धारणा बन गई थी कि मारबत का निर्माण करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है, और इसी के तहत लोगों ने इसका निर्माण शुरू किया। सोशल मीडिया पर ब्लैक पैंथर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ब्लैक पैंथर सड़क पार करते हुए नजर आ रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद लोग दंग रह जा सकते हैं। इस वीडियो पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं। अमूमन ऐसा कम ही होता है जब ये जानवर लोगों की नजर आए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ब्लैक पैंथर सड़क पार कर रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि ब्लैक पैंथर बहुत ही सुंदर लग रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो एमपी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बड़े ही शान के साथ ब्लैक पैंथर सड़क पार कर रहा है। इस तस्वीर को देखकर आपको फिल्म जंगल बुक में मोंगली के दोस्त बगीरा की याद जरूर आई होगी। कामयाबी का ये वो सफर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में इतिहास रच दिया। चोपड़ा ने अपने पहले ही थ्रो में 79.08 मीटर दूर जेवलिन फेंककर जीत दर्ज की। इसके साथ ही वे डायमंड लीग मीटिंग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने डायमंड लीग फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जो 7 और 8 सितंबर को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा। नीरज अगले साल होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। वैसे तो नीरज चोपड़ा ने देश को कई मेडल दिलाए हैं। उनके पास सभी बड़े टूर्नामेंट के मेडल हैं, चाहे बात ओलंपिक की हो या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप की या फिर डायमंड लीग की। हरियाणा के इस खिलाड़ी ने सभी प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर खेल की दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है।
देसी विदेशी पर्यटकों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। सितंबर के अंतिम सप्ताह से पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन वापस संचालित होगी। पैलेस ऑन व्हील्स के संचालन को लेकर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पर्यटन भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में दोबारा संचालित किया जाएगा। राजस्थान की पहचान पैलेस ऑन व्हील्स का देश और दुनिया में बड़ा नाम है, लिहाजा राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से ट्रेन को फिर से शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राठौड़ ने बताया कि ट्रेन को चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सितंबर के अंतिम सप्ताह तक ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के मुताबिक देश विदेश के पर्यटकों को शाही ट्रेन की सौगात देने के लिए निगम प्रतिबद्ध है। ट्रेन में यात्रा करने वाले 70% पर्यटक यूरोप और अमेरिका मूल के होते हैं। साथ ही देसी पर्यटकों में इस शाही ट्रेन में सफर करने का खासा उत्साह रहता है। पॉलीथीन खाते हुए गायों को देखा है, जो पॉलीथीन खा के वो मर जाती है। इस चीज़ से हमारे मन में प्रेरणा जगी कि फिर हमारे रिश्तेदारों से आने वाले रिश्तेदार आते हैं, उनसे पैसे इकट्ठे करके गुल्लक से और कैरी बैग बनवाए। सुना आपने, सड़क पर पसरे जिस पॉलीथीन से हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, धरती बीमार हो रही है। पॉलीथीन की जिन पन्नियों को निगलकर हमारी गायें काल के गाल में समा रही हैं और जिसे लेकर समाज अब तक लापरवाह बना हुआ है, उस पर बूंदी की इस बच्ची ने जो किया वो जानना जरूरी है। इस बच्ची ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने गुल्लक में जमा पैसों से कैरी बैग बनवाया है, ताकि लोग जरूरत के सामान के लिए पॉलीथीन का नहीं बल्कि कैरी बैग का इस्तेमाल करें। इन बच्चों के माता पिताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों में ऐसे संस्कार डाले कि वो खुद से ऊपर अपने देश जाति समाज को रखें। केंद्र सरकार के पॉलीथीन मुक्त राष्ट्रव्यापी अभियान से प्रेरित होकर बूंदी शहर के भाई बहन ने जो किया, उससे देशवासियों को सबक लेना चाहिए। इन बच्चों की अपील पर अमल करके ही हम अपना पर्यावरण बचा सकते हैं, आबो हवा सुधार सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ होने के साथ ही तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर अपना सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में करीब 11,10,000 के आसपास श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। पहाड़ों में अब धूप खिल चुकी है, यानी कि मानसून अब जा चुका है। भाद्र माह लग चुका है, यानी कि अब भादों के महीने में बद्रीनाथ धाम हो चाहे केदारनाथ धाम हो, अब यात्रा चरम पर चलेगी। दूर दूर से तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, चाहे हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं, अब वो सितंबर माह में यात्रा शुरू करते हैं। हमारे साथ तीर्थयात्री मौजूद है, आइए सीधे इनसे बात करेंगे। जी कहाँ से आए हैं? बोलो बद्रीनाथ देव की जय। हम गुजरात अहमदाबाद से आए हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है सोमभाई पटनी और मैं परिवार के साथ आया हुआ हूँ। मौसम कैसा हो रहा है? मौसम बहुत बढ़िया रहा। हम नसीबदार रहे कि मौसम बहुत बढ़िया रहा, कोई परेशानी नहीं रही और चारों धाम हम अच्छी तरह करके ये बद्रीनाथ धाम में आ गए हैं। अगर हम ये पूछें कि 8 साल का एक बच्चा किसी का रोल मॉडल हो सकता है, तो मुमकिन है आप चौंक जाएंगे और ऐसा लाजमी भी है। लेकिन विहान इस सवाल का मुकम्मल जवाब है। जयपुर के विहान जैन ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। विहान ने बताया, लॉकडाउन के दौरान उसने अपनी टाइपिंग पर फोकस किया, अपनी स्किल्स पर काम किया, उसे निखारा और सतत साधना से अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। मुझे तो अच्छा लग रहा है। मेरे पापा हिंदी की टाइपिंग सिखाएंगे जी। और आगे क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी आप जाएंगे? हाँ, सच में। विहान जैन का मकसद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराकर चुप बैठ जाना नहीं, बल्कि कामयाबी के इस कारवां को निरंतर आगे बढ़ाना है। विहान के मुताबिक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराना चाहता है और इसके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार है। मणि महेश डल झील में होने वाले शाही स्नान के लिए दशनाम अखाड़ा चंबा से भव्य शोभा यात्रा के साथ छड़ी यात्रा का शुभारंभ हो गया है। इस छड़ी यात्रा की अगुवाई छड़ी बरदार और दशनाम अखाड़ा चंबा के महंत यतेंद्र गिरी कर रहे हैं।
इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम चंबा अमित मेहरा ने दशनाम अखाड़ा स्थित भगवान दत्तात्रेय महाराज के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस छड़ी यात्रा में स्थानीय साधु महात्माओं के साथ ही देश के विभिन्न प्रांतों से आए संत मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। यह छड़ी यात्रा लगभग एक सप्ताह का पैदल सफर कर मणिमहेश डल झील पहुंचेगी। यहाँ 2 सितंबर को होने वाले शाही स्नान के शुभारंभ पर पवित्र डल झील में छड़ी को स्नान कराया जाएगा। आज इसका जो पहला पड़ाव है वो यहाँ पे राधा मंदिर यहाँ पे आया हुआ है आज। अब इसके बाद जो है वो अलग अलग पड़ाव हैं जो छड़ी अपने अलग अलग जगह पे पड़ाव पे रुकेगी और 2 तारीख को जो है वो मणिमहेश जो पवित्र मणिमहेश की झील है वहाँ 2 तारीख को पहुँचेंगे जाके। और इस कड़ी में आज हमारा पूरा प्रशासन, हमारे जिला के मुखिया, हमारे एसपी सर और पूरे जितना भी हमारा प्रशासनिक अमला था वो सारा इसी इंतजाम में लगा हुआ था। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को चंबा के राजा भी बखूबी निभाते थे। चंबा के 1000 वर्ष पुराने इतिहास में भी इस छड़ी यात्रा का जिक्र है। मौसम की मुश्किलों पर आस्था भारी है, तभी मानसून में भी सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मानसून के दौरान हेमकुंड साहिब में 500 से अधिक श्रद्धालु हर दिन मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। हेमकुंड साहिब में स्थित पवित्र झील में स्नान कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान करते दिखाई दे रहे हैं। हेमकुंड साहिब में अभी तक 1,82,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और आज तक अगस्त लास्ट है तो लगभग 1,84,000 यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करके जा चुके हैं। पवित्र कुंड में सबने स्नान किया। जुलाई अगस्त में भले बारिश का मौसम था लेकिन हेमकुंड साहिब की यात्रा पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। सियासत की ही तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र